हेलो दोस्तों। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं शेक्सपियर सोनेट 138 से। 138 फ्रेंड्स बताता है पोएट और पोएट की जो बिलव्ड होती है उनकी लव की डेफिनेशन को। लव की डेफिनेशन में वो दोनों एक दूसरे की एप्रिसिएशन करते हैं और उस एप्रिसिएशन में बहुत सारी चीज़ों का वो दिखावा करते हैं। और ये आप समझ लीजिए, जब हम किसी भी चीज़ का एप्रिसिएशन करेंगे, दिखावा करेंगे, सो जाहिर सी बात है जो चीज़ें होगी वो अनरियल बेस्ड होगी। वही सब चीज़ें सोनेट में बताई गई है। जो ऑक्टेव है या फिर जो पहले जो दो क्वार्टरेन है, उन क्वार्टरेन में यही चीज़ें दिखाई गई है कि एक दूसरे की अप्रिसिएशन करना, और जिसमें कि वे दोनों इस चीज़ को जानते हैं कि रियल सिचुएशन क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक दूसरे की अप्रिसिएशन करते रहते हैं। उसी का ही एक सुंदर डिस्क्रिप्शन विलियम शेक्सपियर द्वारा यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वार्टर है, और उस थर्ड क्वार्टर में भी यही चीज़ें आगे बढ़ाई गई है कि भाई वो पोएट को यंग मानती है और पोएट को पता होता है कि वो यंग नहीं रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ें एज इट इज चलती रहती है। फिर कपलेट में वो दोनों ही इस चीज़ को अच्छा समझते हैं कि भाई एप्रिसिएशन करने से अगर उनका रिलेशनशिप चल रहा है तो ये एक अच्छी चीज़ है, भले ही सिचुएशन रियल हो या फिर अनरियल हो। जनरली तो अनरियल को ही शो किया गया है। उसके बाद में जो फाइनल कपलेट है, जो फाइनल कपलेट की जो लाइन है, एक वर्ड उसमें लाई, स्टार्टिंग में भी आया लाई, लेकिन कपलेट में जो लाई वर्ड आया है, एक तो झूठ बोलना, और लाई दूसरा वर्ड इंडिकेट करता है उनका सेक्स और प्लेजर को। तो यहाँ पे एक पन है। क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में दिया गया है, तो वो पन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा ब्रीफली मैं आपको बता दिया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रॉपर लाइन टू लाइन समरी को। एक चीज़ और बता दो फ्रेंड, सोनेट में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, वर्ड टू वर्ड पढ़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स दे के पूछा जा सकता है कि कौन सा वर्ड है। अगर आपने अच्छे से समझ लिया, अच्छे से उसको रीड कर लिया, तो श्योर आप उसको अच्छे से एग्जाम में कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट सी इज मेड ऑफ ट्रूथ, आई डू बिलीव हर दो आई नो सी लाइज। पोएट बोलता है कि जो उसकी बिलव्ड होती है, जो वो कसम लेती है कि वो उससे सच्चा प्यार करती है, वो अपनी फिडेलिटी को रिवील करती है, तो पोएट करता है कि आई डू बिलीव हर, कि मैं उसको बिलीव करता हूँ, दो यद्यपि आई नो सी लाइज, वो जानता है कि वो झूठ बोल रही है। That she might think me some untutored youth, unlearned in the world's false subtleties. फर्दर राइटर क्या कहता है, पोएट क्या कहता है, सी माइट थिंक मी सम अनट्यूटर्ड यूथ, वो मुझे समझ रही है एक यूथ, एक जो एक स्टार्टिंग चलता है, जो इमेच्योर होता है, एक यूथ होता है, एक जो जवानी का टाइम होता है, वो समझ रही है। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो मेरी एज है, वो जो यूथ एज है वो निकल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है जो उसकी बिलव्ड द्वारा जो बोला जा रहा है। अनलर्न इन द वर्ल्ड फॉल्सिबिलिटीज, अनलर्न मतलब जो इमेच्योरिटी को जो शो करता है, या नोवाइस आप बोल सकते हैं, जो यंग होता है, नोवाइस होता है, वो सब चीजें। Thus vainly thinking that she thinks me young, although she knows me days are past the best। उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए पोएट यहाँ पे कहता है, दस वेनली थिंकिंग दैट सी थिंक्स मी यंग, वो मुझको यंग समझ रही है, और यद्यपि सी नोज, वो भी जानती है, माई डेज आर पास्ट द बेस्ट, की जो मेरे दिन थे वो निकल चुके। सिंपली आई क्रेडिट हर फॉल्स स्पीकिंग टंग ऑन बोथ साइड, दस इज सिंपल टू सप्रेस्ड। अब जनरली वो, अब सिंपली पोएट क्या करता है, पोएट उसको क्रेडिट करता है, उस चीज को एक्सेप्ट करता है कि वो जो बोल रही है, जो वो गलत बोल रहे है, उसको एक्सेप्ट करता है। ऑन बोथ साइड दस इज सिंपल टू सप्रेस, और इसलिए उन दोनों तरफ से जो सच्चाई है, उस जो सच है उसको दबा दिया जाता है। एक तरफ तो वो अपनी फिडेलिटी को रिवील करती है, और पोएट समझता है कि वो लॉयल नहीं है, बट उसके बावजूद वो उसको एक्सेप्ट देता है। दूसरी तरफ एक्सेप्टेंस देता है। और दूसरी तरफ जब पोएट को ये बोला जाता है कि आप यंग हो, ये हो, लेकिन वो पोएट को वो चीज़ अच्छी तरह से पता होती है कि वो पोएट नहीं है, और वो उसकी बिलव्ड को भी ये पता होता है कि पोएट यंग नहीं है, तो इसलिए दोनों साइड से जो है ट्रुथ को सप्रेस्ड कर दिया जाता है।
In the first and the second quatrain, the poet says that he knows her lover reality and the way she tells lies, but he will support her despite her infidelity. वही जो मैं आपको बताया उसे लाइंस में देख लेते हैं. ही विल सपोर्ट हर डेस्पाइट इन हर इनफिडेलिटी के बावजूद भी उसको सपोर्ट करता है. ऑन द अदर हैंड शी टेक्स हिम टू बी यंग दो शी नोज द ट्रूथ ऑफ हिज एज that he is not as young as he seems to be. So we can find in both quatrains that both the poet and his lover pretend to be lying while knowing the very truth about each other. No one wishes to reveal each other's reality. ये कंप्लीट चीजें मैं आपको करा चुका. नेक्स्ट लाइंस को देखते हैं. तो कितनी लाइन हमने कवर की है फ्रेंड्स? दो क्वार्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं. अब थर्ड क्वार्टर की जो पहली दो लाइन है उनको देखते हैं. बट वेयर फोर सेज सी नोट सी इज अनजस्ट. वेयर फोर होता है फ्रेंड इस कारण जिस कारण किस लिए उसको वेयर फोर बोलते हैं. बट वेयर फोर सेज सी नोट सी इज अनजस्ट. सी इज अनजस्ट मतलब कि वो लॉयल नहीं है, वो सच नहीं बोल रही है, जो वो अनरियल चीज है उसको एक्सप्रेस कर रही है. एंड वेयर फोर से नोट आई दैट आई एम ओल्ड. और पोएट भी जानता है कि वो यंग नहीं है, इसी चीज को उसमें आगे बढ़ाया है. लाइन्स में देखते हैं एक्सप्लेनेशन में. इन द फर्स्ट टू लाइन्स ऑफ द थर्ड क्वार्टेन ऑफ दिस सोनेट एक्सप्लोर्स द पैराडॉक्स ऑफ द लवर्स म्यूचुअल सेल्फ डिसेप्शन. फ्रेंड यहाँ से क्वेश्चंस भी बना जा सकता है कि जो पैराडॉक्स है किन लाइन्स में. पैराडॉक्स क्या हुआ? पैराडॉक्स होता है विरोधाभास. अब विरोधाभास किस चीज में है? विरोधाभास ये है कि वो तो पोएट को बोलती है अपनी जो फिडेलिटी है उसको रिवील करती है, और उसका विरोध में पोएट क्या करता है, उस चीज को एक्सेप्ट करता है. और वो दूसरा ये बोलते हैं कि तुम यंग हो, लेकिन इसका विरोध क्या है, मतलब विरोधाभास क्या है कि पोएट ओल्ड है. तो ये पैराडॉक्स हो गया. सो पैराडॉक्स लाइंस एक जो पैराडॉक्स जो वर्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड है, और कंप्लीटली जितना भी हमने अब तक ये सोनेट पढ़ा है इसमें वे एक दूसरे की विरोधाभास चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं. ये इसमें दिया गया है पैराडॉक्स ऑफ द लवर्स म्यूचुअल सेल्फ डिसेप्शन एंड द रीजंस व्हाई प्रिटेंड टू दिस फैकेड. फैकेड होता है फ्रेंड्स दिखावा. द पोएट आस्क्ड टू रिथोरिकल क्वेश्चंस. व्हाई डज नॉट द वुमन एडमिट शी इज अनफेथफुल और डिसऑनेस्ट, एंड व्हाई डज नॉट ही एडमिट दैट ही इज ओल्ड. तो पोएट क्या करता है, जो दो रिथोरिकल जो क्वेश्चन होता है, रिथोरिकल होता है जो अत्यधिक शब्दाडंबर पूर्ण जो होता है, अधिक शब्द से युक्त कोई चीज होती है उसको रिथोरिकल बोलते हैं. तो वो रिथोरिकल क्वेश्चंस कौन थे? व्हाई डज नॉट द वुमन एडमिट शी इज अनफेथफुल और डिसऑनेस्ट. कि जो उनकी जो बिलव्ड है वो इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि वो अनफेथफुल या डिसऑनेस्ट है. और साथ में जो पोएट है वो ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करता कि भाई ओल्ड है. एक्सेप्ट क्यों नहीं करते फ्रेंड? वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको इसी वे में अपना रिलेशनशिप को चलाना होता है, इसलिए वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा. उन्हें लगता है कि अगर हम एक दूसरे भले ही वो अनरियल चीजें हो और उसकी अनरियल एप्रिसिएशन करें, इससे हमारा जो रिलेशनशिप है वो चलता रहेगा. रिलेशनशिप वही उनका जो रियल बेस्ड ना होके एक भौतिकवादिता को, जो सेक्सुअल प्लेजर को जो रिवील करता हो, वो रिलेशन चलता रहे. These questions elucidate their shared secret knowledge and the deliberate evidence of truth in their relationship. जो ये चीजें आपको बताई यही है कि these questions elucidate स्पष्ट करते हैं shared secret knowledge. secret knowledge क्या है? जो ये deliberate evidence करते हैं सच को, इसलिए कि ताकि जो उनका रिलेशनशिप है, जो लग्जरियस बेस्ड जो रिलेशनशिप है वो चलता रहे. थर्ड क्वार्टर की जो फाइनल टू लाइन्स है, ओ लव्स बेस्ट हैबिट इज इन स्विमिंग ट्रस्ट एंड एज इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड. इन लाइन्स में क्या बताया गया फ्रेंड? इन दी लाइन्स 11 to 12 द स्पीकर सजेस्ट दैट द बेस्ट नोशन ऑफ लव इज टू रिवील ट्रस्ट फॉर ईच अदर नो मैटर द ट्रूथनेस इज क्लियरली एबसेंट. ये क्या कहता है कि जो बेस्ट नोशन है जो लव का, वो ट्रस्ट रिवील करना है एक दूसरे के. भले ही जो उनका जो प्यार है वो सच्चा ना हो, लेकिन वो ट्रस्ट को रिवील कर रहे हैं एक दूसरे की एप्रिसिएशन करके, जो उनकी अनरियल एप्रिसिएशन है. फर्दरमोर द ओल्डर पीपल इन ए रोमांटिक रिलेशनशिप डोंट प्रीफर टू टेल देयर ट्रू एज. आगे पोएट क्या कहता है कि जो ओल्डर जो पीपल है
और वो एक अगर कोई ओल्डर कपल या कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में है तो वो अपनी एज को, ट्रू एज को प्रीफर नहीं करते. इन सेंस दिस क्वार्टरन हाईलाइट्स दैट द प्रिटेंस एंड द फ्लैटरी आर मोर इम्पोर्टेंट देन ऑनेस्टी. सो फ्रेंड, जनरल आप देख रहे होंगे जब अनरियल एप्रिसिएशन है तो जाहिर सी बात है जो फ्लैटरी है, जो प्रिटेंस है, जो दिखावा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बजाय किसके, ऑनेस्टी के. बिकॉज द लवर्स कॉन्शियसली चूज टू लिव ए लाई because the illusion of truth and youth is more comfortable than the harsh reality. कि वो उसी यूथ में मतलब वो रहना चाहते हैं. यूथ जनरली आप यहाँ से मीन बोल सकते हो जो उनका जो रोमांटिक जो रिलेशनशिप है उसी रिलेशनशिप में वो कंफर्ट है रेदर देन हार्श रियलिटी. अब कपलेट कपलेट की जो फर्स्ट लाइन है, देयर फोर आई लाई विद हर एंड सी विद मी. द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस कपलेट हाईलाइट्स द डिसेप्टिव नेचर ऑफ बोथ पर्सन्स टू ईच अदर. द लाई हैज ए डबल मीनिंग, बोथ आर टेलिंग फॉल्सहुड्स एंड फिजिकली लाइंग टुगेदर. ये भी मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका कि जो लाइन का यहाँ पे जो मीन्स है वो एक डबल मीनिंग को शो करता है क्योंकि एक दूसरे से झूठ बोल रहे हैं अपने रिलेशनशिप को, जो उनका रोमांटिक रिलेशनशिप है, जो डिसलॉयल जो रिलेशनशिप है कि वो चलता रहे, फिजिकली भी इसमें इन्वॉल्व होते रहे. Final line of this sonnet, and in our faults by lies we flattered be. The final line of the sonnet 138 explains the consequence of their deception and infidelity. By lying to one another, they are both flattered and appeased, allowing them to feel better about their imperfections, his agent in her infidelity. वही सब चीजें इसमें दिखाई गई है कि जो इम्परफेक्शंस हैं जो पोएट और उनकी जो बिलव्ड है उनके जो इम्परफेक्शन है वो एज को लेके या फिर उनकी इनफिडेलिटी को लेके वो बेटर दी गई है कि ताकि रिलेशनशिप उनका चलता रहे इंस्टेड ऑफ फेसिंग द ट्रूथ. दस द फाइनल कपलेट इलिसिडेट्स दैट बोथ, इलिसिडेट्स होता है फ्रेंड स्पष्ट करना, दैट बोथ द स्पीकर एंड हिज मिस्ट्रेस एंगेज इन म्यूचुअल डिसेप्शन टू फ्लैटर ईच अदर, with the speaker lying about his age and the mistress lying about her infidelity. So completely आपने देखा होगा जो सोनेट 138 है ये एक अनरियल जो लव है उसको इम्पोर्टेंट मानता है देन ट्रूथ लव, और वो फ्लैटरी और इनफिडेलिटी ये इसकी वर्ड्स हैं, ये थीम है. इनफिडेलिटी ये थीम है सोनेट 138 की, और जो फिजिकली चार्म है उस लव को ग्रेट बताया गया है ताकि वो एप्रिसिएशन करते रहे और जो एक अनरियल जो लव है वो आगे बढ़ता रहे. सो फ्रेंड्स, सोनेट 138 हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया. अब टॉप एमसीक्यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, बट वेयरफॉर सेज सी नोट सी इज अनजस्ट एंड वेयरफॉर से नोट आई दैट आई एम ओल्ड. ये जो दो लाइन्स है सोनेट 138 की, तो इसमें पूछा गया है फ्रेंड कि एट विच क्वार्ट्रेन दिस लाइन अपीयर. चार ऑप्शन आपके सामने है. सेकंड क्वार्ट्रेन ऑफ सोनेट 138, फर्स्ट क्वार्ट्रेन ऑफ सोनेट 29 तो छोड़ दो, इन्हें कपलेट ऑफ सोनेट 138, या फिर थर्ड क्वार्ट्रेन ऑफ सोनेट 138. द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, थर्ड क्वार्ट्रेन ऑफ सोनेट 138 में लाइन अप फ्रेंड. इसको आप देख लेना, जब आप रिवीजन करोगे तो समझ जाओगे अच्छे से. सेकंड क्वेश्चन, दस वेनली थिंकिंग दैट सी थिंक्स मी फिल इन द अबोव ब्लैंक्स. फ्रेंड देखो, कोई भी चीज आप अगर उसको रटोगे, रट के भूल जाओगे, चांसेस 50-50% होता है कि याद आ गया तो ठीक है, हिट ऑफ द मोमेंट आया तो कर लिया, नहीं तो फिर ऐसे ही देखते रहेंगे. तो सबसे चीज है कि इस लाइन को समझो कि यहाँ पे आना क्या चाहिए. उसने कहा दस वेनली थिंकिंग दैट सी थिंक्स मी, उसको क्या समझ रही है, यंग समझ रही है, ओल्ड समझ रही है, बेस्ट समझ रही है, फिर अनजस्ट समझ रही है. तो समझने का सबसे अच्छा फायदा यही होता है. अगर हम अब हमने ओवरऑल सोनेट्स देखा, सोनेट्स में की इनफिडेलिटी और झूठी एक तारीफें की जा रही है, प्रशंसाएं की जा रही है, और उसी बेस पे इस लाइन्स को हम कवर करेंगे. दस वेनली थिंकिंग, वो क्या समझ दैट सी थिंक्स मी यंग, झूठे अप्रिसिएशन कर रही है ना कि यंग समझ के. द आंसर विल बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिगर डज शेक्सपियर यूज इन द वर्ड लाई. लाई में बताया था पन होगा, पन सिमली आयरनी मेटोनमी, पन होगा ऑप्शन नंबर ए.
क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड, हाउ डू द पोएट एंड हिज लवर फेल टू ईच अदर्स नेचर ऑफ फ्लाइंग? बताओ सोच के। हाउ डू द पोएट एंड हिज लवर फेल टू ईच अदर्स नेचर ऑफ फ्लाइंग? सबसे पहला काम है क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लो कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है आपसे। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ डू द पोएट एंड हिज लवर फेल टू ईच अदर्स नेचर ऑफ फ्लाइंग। डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, कंफर्टेबल, फिर या अनकंफर्टेबल। एक दूसरे के साथ में झूठ बोल के वो क्या चीज अपने में बेटर पा रहे हैं? कंफर्टेबल हो रहे हैं ना। सो द आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड द सोनेट 138 पब्लिश? सोनेट 138 पब्लिश कब हुआ? 1599 में हुआ, जो हमने पढ़ा था विलियम जैगर्ड द्वारा द पिलग्रिमेज, सॉरी फ्रेंड, द पैशनेट पिलग्रिम में पब्लिश हुआ था 138। ये हुआ था 1599 में। द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ ऑप्शन ए 1564 में क्या था? 1564 में विलियम शेक्सपियर का बर्थ था। 1599 में ये 138 पब्लिश हुआ द पैशन एट पिलग्रिम में। 1609 में क्वार्ट ऑफ 1609 था, जो जिसके दो पार्ट थे, जिसमें सोनेट 154 थे और सेकंड वो ए लवर्स कंप्लेंट था। और 1603 ये क्वार्टो था, जिसमें शेक्सपियर का जो फर्स्ट प्रिंट था उसमें कुछ प्ले जो है पब्लिश हुए हैं, वो 1603 में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ स्विमिंग इन फॉलोइंग लाइन? और लव्स बेस्ट हैबिट इज इन स्विमिंग ट्रस्ट। पूछ रहा है कि एप्रोप्रिएट मीनिंग बताइए स्विमिंग का यहाँ पे क्या है। और लव्स बेस्ट हैबिट इज इन स्विमिंग ट्रस्ट वैल्यूबल है, सुपरफिशियल है, लॉयल है, या फिर हीनियस है? स्विमिंग जो दिखावा कर रहे हैं, जो ऊपरी तरीके से जो दिखावा कर रहे हैं यहाँ, ये तो अर्थ है। और लव्स बेस्ट हैबिट इन स्विमिंग ट्रस्ट। भाई स्विमिंग ट्रस्ट होने के बावजूद भी, एक दिखावा मात्र का विश्वास होने के बावजूद भी, लव्स की बेस्ट हैबिट है कि उनका रिलेशनशिप चलता रहे। तो क्या आंसर होगा? बी ऑप्शन होगा, सुपरफिशियली। सुपरफिशियली जो ऊपर होता है, सताई का है, दिखावा मात्र होता है, उसको सुपरफिशियल बोलते हैं। द आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड फिल इन द ब्लैंक्स इन लव लव्स नॉट टू हैव ईयर्स टोल्ड। बताइए। एंड fill in the blanks in love loves not to have years told. Old, young, age, best. द आंसर विल बी सी। उसमें बताया गया था ना लाइन्स में, जब एंड एज इन लव लव्स नॉट, जब जो ओल्ड पीपल या ओल्ड कपल जो एक रोमांटिक रोमांटिक रिलेशनशिप में होते हैं, वो अपनी एज पे चर्चा नहीं करते। सो द आंसर विल बी सी। ऐसे ही रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है लाइन को। जनरली आपको सारे वर्ड मिल जाएंगे, ओल्ड, यंग, एज, बेस्ट। अगर आपने क्रैमिंग किया होगा तो आप उसको देखते रह जाओगे, यार क्या याद किया था, क्या याद किया था। अगर लाइन आपने समझ ली, उसका कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, थीम अच्छे से समझ ली, तो निश्चित रूप से 100 के 100% आप उसको करेक्ट ही करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाई मीन्स टू फ्लैटरी है या टू इंटीमेट है, टू डिसीव, ऑल ऑफ द अबव। टोटल है लाइक का मतलब झूठ बोलना, फ्लैटरी भी हो गया, टू इंटीमेट हो गया जो सेक्सुअली प्लेजर को रिवील करेगा, और टू डिसीव धोखा देना भी होगा। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फ्लॉज डू द स्पीकर एंड हिज मिस्ट्रेस प्रिटेंड टू हाइड फ्रॉम ईच अदर? कौन से फ्लॉ है जो एक दूसरे से वे जो क्या कमियां है जो एक दूसरे से वो हाइड कर रहे हैं? हिज एज एंड हर इनफिडेलिटी, पोएट की जो एज है और जो उसकी जो बिलव्ड है उनकी इनफिडेलिटी को, या फिर हिज टॉकटेटिव नेचर एंड हर साइलेंस, हिज ओथ एंड हर प्रॉमिस, हिज डेडिकेशन एंड नहीं, कंफर्मेशन नहीं होगा। हिज एज एंड इन हर इनफिडेलिटी, इस जो फॉल फ्ला को है उसको जो वो हाइड कर रहे हैं एक दूसरे। द आंसर विल बी ए फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom did Shakespeare dedicate his narrative poems namely Venus and Adonis and the Rape of the लुक्रेस 1594? अच्छा ये हमने सोनेट 29 में पढ़ा था, जब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी पढ़ा था हमने, पहली जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी एलटी की, उसमें वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ द लुक्रेस में शेक्सपियर ने किस व्यक्ति का जिक्र किया है? आलो पेम्ब्रोक। आलो पेम्ब्रोक कौन है? आलो पेम्ब्रोक तो आ, क्या डब्ल्यू एच हो गया, विलियम हर्बर्ट। और जो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन था वो था हेनरी थोसले। हेनरी रिथोसले, WRIOTHESLEY। हेनरी थोसले।
तो द आंसर विल बी बी, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जो था हेनरी तोसले, उसमें डिस्क्रिप्शन किया गया है वीनस एंड एडोनिस में और रेप ऑफ द लुक्रेस में विलियम शेक्सपियर द्वारा। और यही है कि जो 1 to 126 जो सोनेट्स है जो हमने पढ़ा था 1 to 126 में, इसमें जो कुछ सोनेट्स है वो WH से हैं और कुछ जो है हेनरी तोसले के हैं जो डेडिकेटेड किए गए हैं शेक्सपियर द्वारा। Next question, who remarked Shakespeare that his sonnets are sameness, tediousness, quaintness and elaborate obscurity? Obscurity होता है अस्पष्टता, अच्छे से नहीं चल रही है, अस्पष्टता देख लेना फ्रेंड्स उसको। ऑब्सक्योरिटी को सेमनेस बताया, टेडियस ने उबाऊ बताया है, क्वेंटनेस एंड एलोबरेट किया है ऑब्सक्योरिटी को बेन जॉनसन, अर्नोल्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर रॉबर्ट ग्रीन। द आंसर विल बी विलियम वर्ड्सवर्थ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11। ये डॉग बहुत बार करते हैं फ्रेंड, बहुत ज्यादा इंटरप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन ऑफ द फॉलोइंग लाइन, ऑन बोथ साइड्स दस इज सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड। ऑन बोथ साइड दस इज सिंपल ट्रूथ सप्रेस्ड, याद कीजिए, देखिए व्हाट इज द मीन ऑफ दिस फॉलोइंग लाइन, क्या है वो दोनों जो है वो एक दूसरे की अनरियल सिचुएशन को एक्सेप्ट करके उस जो सच है उसको दबा दिया जाता है, जो रियल जो ट्रूथ होता है। तो क्या अर्थ है इस लाइन का, टू बी ऑनेस्ट, टू कंसर्न, टू क्रिटिसाइज या फिर टू डिसीव। द आंसर विल बी, वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं ना, तो टू डिसीव, द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द की एलिमेंट दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लव ऑफ स्पीकर एंड इज बिलव्ड। की एलिमेंट क्या है जो प्ले करता है क्या एन इंपॉर्टेंट रोल को इन द लव ऑफ स्पीकर एंड इज बिलव्ड में। डिसलॉयल्टी को करता है, इनफैचुएशन को, फिडेलिटी, वाह रे वाह क्या ऑप्शन है, डिसलॉयल्टी, इनफिडेलिटी, फिडेलिटी तो नहीं होगा और इनफैचुएशन। देखो सारा का सारी चीजें इनफिडेलिटी और डिसलॉयल्टी पे चली गई है, बट उसने पूछा है की एलिमेंट क्या है जो इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है लव स्पीकर और बिलव्ड के बीच में, वो है फ्रेंड्स इनफैचुएशन। इनफैचुएशन मतलब मंत्रमुग्धा, मंत्रमुग्धा में क्या होगा चीजें, मंत्रमुग्ध होगा, कोई अट्रैक्टिव होगा, इनफैचुएशन होगा, कब होगा, तब जब वो उस रियल चीज को नहीं देख रहे होंगे प्यार में, उसको इनफैचुएशन बोलते हैं। सो ये इनफैचुएशन पार्ट इसी के पार्ट हो गया, जो इनफिडेलिटी या डिसलॉयल्टी, ये इनफैचुएशन के पार्ट है। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस बना दिया। एनीवे फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन और फाइनल क्वेश्चन है सोनेट का, व्हेन माय लव स्वेयर्स दैट सी इज मेड ऑफ। बता दो ट्रूथ है, लाई है, यंग है या फिर ट्रस्ट है। फ्रेंड द आंसर विल बी ए, ट्रूथ। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉमरेड 1111। और कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट लगे कि मुझे करना चाहिए, प्लीज 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 कमेंट मी। सब्सक्राइबर या शेयर मत करो, लेकिन कमेंट करके मुझे इतना तो बता दो कि क्या इम्प्रूव मुझे करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट।